Hello friends, welcome to this channel AJ Physics by Tushar sir. Here you will get all the concept, exercise and numerical of 11th and 12th standard of physics subject. Today I am going to take lecture. Chapter will be motion in a plane, समतल में गति, and today's topic will be we have solved NCERT exercise का question number 4.1 to 4.7. All the previous lecture, all the topics in this chapter we have already completed. क्वेश्चन नंबर 4.1 देखो दिया है कि क्वेश्चन नंबर 4.1 दिया आपको यहाँ पे ये चूज करना है कि कौन सी क्वांटिटी इसमें से स्केलर है एंड कौन सी क्वांटिटी आपकी वेक्टर है, कौन सी इसमें से अदिश राशि है और कौन सी इसमें से सदिश राशि है। आपको पता है कि व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको डिफाइन करने के लिए आपको केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत है, दिशा की भी आवश्यकता होगी, उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत हो तो अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है। तो सबसे पहला पद यह है वॉल्यूम। वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। मैं यहाँ पे स्केलर को S से लिखता हूँ, वेक्टर को V से लिखूंगा, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। मास, द्रव्यमान 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, कहीं भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड आपने अभी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, ये भी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू V अपॉन टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन कहां पे होगी, v अपॉन टी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये एक सदिश राशि है तो ये भी एक सदिश राशि आपका होता है। तो ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी v। डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपका, डेंसिटी का फॉर्मूला, घनत्व का फॉर्मूला होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। ये बताओ ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये भी क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो दैट इज द स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। नंबर ऑफ मोल्स, मोल की संख्या 10 मोल, 20 मोल, 50 मोल, ये एक नंबर है। और आपको पता है कि नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कहीं भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, तो दैट इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, इसकी एक डायरेक्शन होती है। स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर सदिश राशि। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उस वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, ओमेगा से, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई कांस्टेंट है, टी क्या है, टाइम। ये बताओ टाइम आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, ये तो कांस्टेंट है। ये तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी होगा तो ये भी क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति, ये भी एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि आपका है। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, इस पाथ लेंथ आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि। और डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन इसकी कहां पे होता है डिस्प्लेसमेंट की, अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से दोनों चाहिए। तो मैग्नीट्यूड क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और डायरेक्शन इनिशियल टुवर्ड्स फाइनल, इनिशियल टुवर्ड्स फाइनल, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी, अब मैंने आपको बताया था कि एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है आपकी। और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हो, सबसे पहले एंगुलर कब आएगा, कोई भी पार्टिकल अगर आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वहां पर आपका एंगुलर वेलोसिटी आपका आएगा। और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, राइट हैंड रूल के थ्रू, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी दैट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है आपका 4.1 दिया है कि पिक 2 स्केलर क्वांटिटी। आपके पास यहां पे कुछ क्वांटिटी दी है और आपको इसमें से 2 स्केलर क्वांटिटी को चूज करना है, 2 अदिश राशि को चूज करना है। मुझे अभी बताओ, फोर्स, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है, नहीं। ये कौन सी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, नहीं। ये भी आपका एक आपका सदिश राशि है, ये भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी आपकी है।
ठीक है। वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी में आपका आता है, अदिश राशि। वर्क क्या है, ये एक एनर्जी है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। 10 एम्पीयर की करंट फ्लो रही है, 20 एम्पीयर की करंट फ्लो रही है, तो ये भी आपका क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी आपकी है। लीनियर मोमेंटम, ये आपका टॉपिक, ये देखो ये टॉपिक ये आपका आगे चैप्टर नंबर 5 में आपका आएगा, लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है। लीनियर मोमेंटम ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। लीनियर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, इसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी। तो m तो स्केलर में गया, v वेलोसिटी इसकी डायरेक्शन होती है, तो अब अगर इसकी डायरेक्शन होगी तो इसकी भी डायरेक्शन आपकी होती है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी भी डायरेक्शन होती है, ये आपका 12th में आपका आएगा, ठीक है। ये भी एक सदिश राशि है, इसकी भी डायरेक्शन आपकी होती है, ठीक। एवरेज वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी तो आपके वेक्टर क्वांटिटी में आपका है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट ये भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी में है। मैग्नेटिक मोमेंट को आप रिप्रेजेंट करते हो m से, और इसका फॉर्मूला होता है I इंटू ए। ये आपका 12th में आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। अभी के लिए केवल इतना समझो, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो m भी क्या है, एक सदिश राशि आपका होगा। चुंबकीय आघूर्ण, रिलेटिव वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कोई भी हो, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, दैट ऑल विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो ये बताओ, इन सब में से हमारी स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी मिली, एक तो वर्क स्केलर क्वांटिटी है और एक करंट स्केलर क्वांटिटी है। कार्य आपकी एक अदिश राशि है और धारा भी आपकी क्या है, एक अदिश राशि है। अब आपको चूज करना है क्वेश्चन नंबर 4.3 में कि इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होगी, सदिश राशि। देखो टेम्परेचर क्या वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं। यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है, तो दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर का फॉर्मूला आपका होता है फोर्स अपॉन एरिया। या बहुत अच्छे से पढ़ोगे, प्रेशर जो होता है वो, अब जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसको बताने के लिए आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट हो। प्रेशर इज ऑलवेज एक्टेड ऑन एनी सरफेस ऑन द परपेंडिकुलर, किसी भी सरफेस पर जो प्रेशर एक्ट होता है वो हमेशा कैसा एक्ट होगा, परपेंडिकुलर। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि अगर ये सरफेस से अगर इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है तो प्रेशर कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर। तो आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं कि इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है तो आपको पता है कि प्रेशर कैसा लगता है, परपेंडिकुलर लगता है, तो कहीं भी डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आपका प्रेशर है दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। इसमें आपका कंफ्यूजन भी आपका होता है कि सर यहाँ पे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो प्रेशर आपका कैसे वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, क्यों, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका रीजन यही है कि प्रेशर को डिफाइन करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बोल दिया कि इस बोर्ड पर 10 पास्कल का प्रेशर लग रहा है, 10 पास्कल, तो दैट इज सफिशिएंट, डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है प्रेशर कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर, ये, ठीक है। इंपल्स का फॉर्मूला होता है, ये भी आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ोगे। इंपल्स का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी। I इक्वल टू, इंपल्स को, आवेग को मैं रिप्रेजेंट करता हूं I से, F एक वेक्टर क्वांटिटी, डेल्टा टी विल बी टाइम, ठीक है। तो यहां पर ये जो इंपल्स है दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4.3 दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर फोर्स आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इंपल्स की डायरेक्शन कहां पर होगी, जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स होगा, ठीक है। टाइम तो एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर 10 वाट, 20 वाट, कोई भी डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं, दैट इज द आल्सो स्केलर क्वांटिटी। पाथ लेंथ, पथ लंबाई, स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी आल्सो स्केलर क्वांटिटी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, आप ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दैट इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, ये कांस्टेंट है। कोफिशिएंट मतलब होता है कांस्टेंट, कोई नंबर, ये भी आप चैप्टर में 5 में पढ़ोगे, लॉ ऑफ मोशन में। ये एक नंबर 10, 20, 50, 60, तो ये क्या है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो इन सब में वेक्टर क्वांटिटी हमारी कौन सी है, केवल और केवल इंपल्स, दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये आपका क्वेश्चन हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4.1 टू 4.3। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4.4 से,
क्वेश्चन नंबर 4.4 देखते हैं। दिया है कि स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक ऑपरेशन विथ स्केलर एंड वेक्टर और मीनिंगफुल और नॉट। आपको बताना है कि यहाँ पर कुछ आपको एल्जेब्रिक ऑपरेशन दिया है, तो आपको बताना है कि दैट इज मीनिंगफुल और नॉट मीनिंगफुल, यानी वो सही है या नहीं सही है। जब पहला दिया आपका, फर्स्ट आपका दिया है एडिंग टू वेक्टर, फर्स्ट आपका दिया है एडिंग टू स्केलर, पहला आपका दिया है एडिंग टू स्केलर, दैट इज राइट और रॉन्ग। एडिंग, ये बताओ एडिंग टू स्केलर, क्या आप दो अदिश राशि को ऐड करते हो? 100% ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल मैंने लिखा 5 मीटर प्लस 5 मीटर, ये बताओ 5 मीटर दोनों को ऐड कर देंगे हम, कितना हो जाएगा हमारा? 10 मीटर हो जाएगा। देखो ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी, दोनों को मैंने ऐड कर दिया 10 मीटर, मतलब कि ये राइट है। एडिंग टू वेक्टर दैट इज मीनिंगफुल, यानी कि ये आपका सही है, मीनिंगफुल, इसको हम कर सकते हैं। बी पार्ट देखो, बी पार्ट में दिया है कि एडिंग स्केलर टू ए वेक्टर ऑफ सेम डायमेंशन। चलो एडिंग स्केलर टू ए वेक्टर ऑफ सेम डायमेंशन। सेम डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। यहां पे क्या है कि आप एक स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर के क्वांटिटी के साथ ऐड क्या कर सकते हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया हूं, मैंने यहां पे लिखा 5 मीटर, ये क्या है? लेंथ है, लेंथ। ये कौन सी क्वांटिटी है? दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। इसमें मैं ऐड करता हूं किसको? 5 न्यूटन। न्यूटन ये क्या है? ये फोर्स है। ये कौन सी क्वांटिटी है? दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। ये बताओ क्या ये आप ऐड कर सकते हो क्या? 5 मीटर प्लस 5 न्यूटन आप ऐड नहीं कर सकते। ऐड करने के लिए आपको सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, या तो वेक्टर वेक्टर हो या तो स्केलर हो। तो 5 मीटर प्लस 5 न्यूटन इसको आप ऐड नहीं कर सकते हो। क्यों? यहां पे अगर इसको आप ऐड नहीं कर सकते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका नॉट मीनिंगफुल। ये आपका मीनिंगफुल आपका नहीं है। पार्ट सी देखो, दिया है मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर। पार्ट सी, मल्टीप्लाई एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर। ये सही है कि नहीं? किसी भी वेक्टर को आप किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं? ये आप कर सकते हो। अभी आपको मैंने एक इंपल्स का फॉर्मूला बताया था। इंपल्स का फॉर्मूला कितना होता है? F इंटू डेल्टा टी। आवेग का फॉर्मूला फोर्स इंटू डेल्टा टी। ये बताओ ये क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी। देखो ये वेक्टर क्वांटिटी और ये स्केलर क्वांटिटी दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया कि नहीं? तो ये वही बोल रहा है कि मल्टीप्लाई एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर। किसी भी वेक्टर को आपने किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं? 100% आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका क्या है? ये आपका मीनिंगफुल है। ठीक है। पार्ट डी में देखो, पार्ट डी आपका दिया है मल्टीप्लाई एनी टू स्केलर। पार्ट डी में दिया है मल्टीप्लाई एनी टू स्केलर, मल्टीप्लाई एनी टू स्केलर। ये राइट है कि नहीं? दो अदिश राशि को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो नहीं? 100% कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा 5 मीटर मल्टीप्लाई बाई 5 मीटर। 5 मीटर इंटू 5 मीटर, ये आपका क्या हो जाता है? 10 मीटर स्क्वायर। ये बताओ ये एरिया ही तो है ना? एरिया कैसे निकालते हो? लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये बताओ तो एक स्केलर क्वांटिटी ये है, एक स्केलर क्वांटिटी ये है, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया। दो स्केलर क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी कि ये क्या है? ये भी आपका मीनिंगफुल है। पार्ट ई में देखो, पार्ट ई दिया है कि एडिंग एनी टू वेक्टर, एडिंग एनी टू वेक्टर, एडिंग पार्ट ई में दिया है कि एडिंग एनी टू वेक्टर। आप दो वेक्टर को ऐड कर सकते हो कि नहीं?
ये वही तो है ना, एडिंग एनी टू वेक्टर। ये बताओ तो आप दो वेक्टर को ऐड कर सकते हो कि नहीं? 100% कर सकते हो, तो दैट इज द मीनिंगफुल। एफ पार्ट में दिया आपका लास्ट दिया है कि एडिंग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन ए सेम वेक्टर, एडिंग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विथ ए सेम वेक्टर। वेक्टर के कंपोनेंट को आप उसी वेक्टर के साथ क्या आप ऐड कर सकते हो? इसका मतलब क्या है समझ लो आप। जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक फोर्स है 10 न्यूटन का, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री। अब मुझे अभी बताओ इसका कंपोनेंट करो, तो ये हेड है, ये टेल है, एक कंपोनेंट ये आएगा, एक कंपोनेंट ये आएगा। ये सब मैंने आपको बताया कैसे कंपोनेंट करते हैं। एंगल जिसके साथ बनेगा वो आएगा कॉस में। ये बताओ तो ये कितना, ये इस वेक्टर का एक कंपोनेंट ये है, ये कितना हो जाएगा 10 cos 30, ये कितना हो जाएगा 10 sin 30। जिसके साथ एंगल आएगा वो जाएगा कॉस में, जिसके साथ एंगल नहीं जाएगा वो जाएगा साइन में। ये आपको पता है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि एडिंग कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर विथ सेम वेक्टर, यानी कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इसमें कौन कौन सा है? ये है और ये है। क्या आप इस वेक्टर को इसके साथ ऐड कर सकते हो? 100% ऐड कर सकते हो। ये एक्चुअली में है क्या? ये एक्चुअली में ये बताइए, ये फोर्स ही तो है ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 10 cos 30 प्लस 10, या तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 sin 30 प्लस 10। ये कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर और ये वेक्टर, क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ? 100% आप ऐड कर सकते हो। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, आप इसको इजीली आप इसको ऐड कर सकते हो। मीन्स ये भी क्या होगा आपका मीनिंगफुल। ये आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4.4। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 4.5 देखो। फोर 4.5 में आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। 4.5 देखो दिया है कि आपको इसमें ट्रू फॉल्स बताना कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। पहला दिया है, हिंदी में मैं आपको बताऊंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा हमेशा स्केलर होता है। सदिश का जो परिमाण होता है वो हमेशा एक अदिश होता है। राइट है या रॉन्ग है? 100% राइट है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एफ, ये क्या, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ए, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये आपका रिप्रेजेंट करता है। आप क्या देखोगे, ये केवल मैग्नीट्यूड है, यानी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब मैंने इसके ऊपर लगा दिया एक एरो, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और जैसे ही आपने एरो लगाया ये डायरेक्शन भी हो गई। ठीक है, ये बताओ इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ए। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ये क्या है, इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और प्लस डायरेक्शन बोथ। तो ये क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। और यहां पर क्या है, क्या इसमें डायरेक्शन है? डायरेक्शन नहीं है, तो यहां पर केवल और केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है बस। तो यहां पर ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी आपकी? स्केलर, अदिश राशि। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, तो कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी, दैट इज राइट। ईच कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ऑल्सो ए स्केलर। वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। राइट है या रॉन्ग है? 100% रॉन्ग है। ये कैसे रॉन्ग है? अभी मैंने आपको एक बताया था, ये 10 न्यूटन मान लो, ये मान लो 30 डिग्री। इसका कंपोनेंट करो, इस वाले वेक्टर का कंपोनेंट करोगे तो ये हेड, ये टेल, एक कंपोनेंट ये आएगा, एक कंपोनेंट आपका ये आएगा। एंगल किसके साथ मिल रहा है? इसके साथ। ये हो जाएगा कितना? 10 cos 30, ये आपका हो जाएगा 10 sin 30। मुझे अभी बताओ इस वाले वेक्टर का ये कंपोनेंट क्या ये स्केलर है? नहीं है, ये भी एक फोर्स ही है। कौन सी डायरेक्शन का फोर्स है? एक्स डायरेक्शन का फोर्स है। ये क्या है? ये भी फोर्स है। कौन सी डायरेक्शन का फोर्स है? वाई डायरेक्शन का फोर्स है।
ये हमारा नेट फोर्स है, ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन का है, एक्स डायरेक्शन का, ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन का है, वाई डायरेक्शन का। क्वेश्चन में क्या दिया है कि ईच कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ऑल्सो स्केलर, इस वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है क्या वो स्केलर है, नहीं है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो दैट इज द रॉन्ग। तीसरा क्या दिया, टोटल पाथ लेंथ इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, जो टोटल पाथ लेंथ होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, ये भी रॉन्ग है। पाथ लेंथ जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है और पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट के बड़ा भी हो सकता है, ये आपको पता है क्लियर कि पाथ लेंथ जो हमारा होता है पथ लंबाई, पाथ लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू, पाथ लेंथ या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में क्या दिया कि टोटल पाथ लेंथ इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो पाथ लेंथ होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, ये रॉन्ग है। पाथ लेंथ आपका बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, तो ये क्या है, रॉन्ग। क्या दिया है, एवरेज स्पीड इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड या तो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी या तो एवरेज वेलोसिटी से बड़ी होगी, 100% राइट है। ये तो एवरेज पाथ लेंथ से कौन सी वेलोसिटी आएगी, एवरेज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट से क्या आपका आएगा, एवरेज वेलोसिटी। तो यहीं पे मैं चेंज कर देता हूं, मैंने यहां पे लिखा है एवरेज स्पीड जो होगा वो आपका बड़ा भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है, किससे, एवरेज वेलोसिटी से। औसत चाल औसत वेग से बड़ी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। तो ऑप्शन डी में क्या दिया था कि एवरेज स्पीड इज आइदर ग्रेटर और इक्वल, या तो बड़ा है या तो बराबर है, यानी कि ये ऑप्शन क्या है आपका, दैट इज द राइट आंसर। ये देखो दिया है कि 3 वेक्टर नॉट लाइंग इन ए प्लेन, 3 वेक्टर आपके पास है, तीनों एक प्लेन में नहीं है, प्लेन का मतलब आपको पता है, ठीक है, कैन नेवर ऐड अप टू गिव ए नल वेक्टर, इन तीनों को ऐड करके आप जीरो वेक्टर नहीं बना सकते। आज सही भी बात है, जैसे इसका मतलब क्या मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि एक वेक्टर ये है ए, एक वेक्टर ये है बी, ये तो ये वेक्टर कौन सी प्लेन में है, एक्स, ये वेक्टर कौन सी प्लेन में है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यानी कि अगर मैं ये एक्स है ये वाई है, यहां पर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूं तो कौन सी प्लेन होगी, एक्स वाई प्लेन। तो जेड कहां पे आएगा, जेड आपका आएगा ये वाली एक्सिस, ये आपका जेड है, यानी कि अगर यहां पे आप कोई वेक्टर ड्रॉ करोगे तो कौन सा एक्सिस, वो कौन सा एक्सिस होगा, वो जेड एक्सिस आपका होगा। लेकिन मैंने यहां पर कुछ भी ड्रॉ किया है तो कौन सा प्लेन है, ये आपका एक्स वाई प्लेन है। क्लियर, चलो ये बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट कहां पे आएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा ये आएगा, देखो ये तो पता ही है कैसे किया, इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा ये आएगा, ये कितना, a प्लस बी। दिया है कि 3 वेक्टर नॉट लाइंग इन ए प्लेन, 3 वेक्टर है वो एक प्लेन में नहीं है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा क्या जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। जीरो कब होगा, जब तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हो। ये एक वेक्टर आपका हुआ, ये दूसरा वेक्टर हुआ, इन दोनों का रिजल्टेंट ये हुआ। ये बताओ तो तीसरा वेक्टर कहां पे आना चाहिए ताकि इसका रिजल्टेंट जीरो हो, तो थर्ड वाला वेक्टर आपका कहीं ना कहीं यहां पे होना चाहिए। ये तो थर्ड वेक्टर आपका यहां पे होगा, तभी तो आपका ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, तो नेट हमारा कितना होगा, हमारा जो नेट होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। इन दोनों को मैंने ऐड किया, मान लो कि इन दोनों को मैंने ऐड किया, ये हमारा आता है 10, तो जो तीसरा वेक्टर होना चाहिए वो उसी के जस्ट अपोजिट में होना चाहिए, कितने मैग्नीट्यूड का, 10 मैग्नीट्यूड का, तभी ये इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो जीरो हो सकता है। अदरवाइज अगर ये तीसरा वेक्टर अगर इस प्लेन में नहीं है, मैं आपको बोलता हूँ ये आपका यहाँ पे ना होकर के आपका ये यहाँ पर है, तो क्या जीरो होगा, क्या नहीं जीरो होगा। तो क्वेश्चन में दिया है कि यानी कि 3 वेक्टर वो एक प्लेन में नहीं है, तो क्या उनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 वेक्टर नॉट लाइंग इन ए प्लेन कैन नेवर ऐड अप टू गिव ए नल वेक्टर, यानी कि 3 वेक्टर हैं वह एक प्लेन में नहीं है, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो नहीं हो सकता है। ये आपका सही है, ठीक है, उनका जो रिजल्टेंट है वो कभी भी जीरो आपका नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4.5। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.6 एंड उसके आगे का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।